नमस्कार दोस्तों, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की इंट्रोडक्शन कक्षा से आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीपीएससी की कक्षा जो अब हमारे द्वारा कराई जाएगी, इसके लिए हमने पहला विषय चुना है इतिहास को। तो इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इतिहास कहते किसे हैं। तो आइए, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इति जोड़ ह जोड़ आस, इसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। यानी कि इतिहास शब्द का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास शब्द का सबसे पहले वर्णन हमें भारत में अथर्ववेद में मिलता है। तो इतिहास का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। कई विद्वानों ने इतिहास की परिभाषा दी है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध परिभाषा प्रोफेसर E.H. कार की है। प्रोफेसर E.H. कार ने कहा है कि अतीत से वर्तमान के बीच निरंतर संवाद को ही इतिहास कहते हैं। तो प्रोफेसर कार ने क्या कहा है? अतीत से वर्तमान के बीच निरंतर संवाद को ही इतिहास कहते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने भी इतिहास की एक परिभाषा दी है, लेकिन उनका जो परिभाषा है वो आर्थिक आधार पे है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रोफेसर E.H. कार ने कहा था कि अतीत से वर्तमान के बीच निरंतर संवाद को ही इतिहास कहते हैं। और इतिहास का जो प्रथम उल्लेख है भारतीय ग्रंथ में अथर्ववेद में मिलता है, और इसका जो अर्थ लिया जाता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। तो भारत में जो इतिहास लिखा गया उसे हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। तो आइए, इतिहास को जो पहला भाग में बांटा गया वो था प्रागैतिहासिक काल। जो दूसरा विभाजन किया गया था इतिहास का वो है आद्र ऐतिहासिक काल। तथा तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास के इस विभाजन का जो आधार है वो साहित्यिक एवं पूरा तत्व स्रोतों के आधार पर आधारित किया गया है। कहने का अर्थ है कि इन तीनों कालों में जो हम देखते हैं उनमें जो है पहले वाले में हमें सिर्फ पुरातत्वीय स्रोत मिलते हैं, यानी कि उस समय पढ़ने लिखने का विकास नहीं हुआ था, लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, इसलिए उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के अंतर्गत हड़प्पा से पूर्व की जितनी भी सभ्यता थी, नवपाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन, इन सभी को रखा जाता है।
और जो दूसरा है आर्य इतिहास, इसके अंतर्गत तो लेखन का विकास हो गया था, लेकिन हमें उन्हें पढ़ना नहीं आया, उसका विकुटन हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता को रखते हैं। और तीसरा जो काल है ये है ऐतिहासिक काल। इसके लिए हमें ऐतिहासिक ग्रंथ एवं स्रोत मौजूद हैं। ये बुद्ध काल से आरंभ होता है। हालांकि भारत में वैदिक ग्रंथ वेद के रूप में मौजूद है, जो कि हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी देते हैं, लेकिन इसका जो वो गुप्त काल में बनाया गया था। तो इसलिए वैदिक काल को हम ऐतिहासिक काल के रूप में नहीं रख सकते हैं। ऐतिहासिक काल बुद्ध काल से आरंभ होता है, जिसमें महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल को रखते हैं। तो इतिहास का विभाजन हमने 3 काल के आधार पर किया। पहला प्रागैतिहासिक काल, इसके लिए केवल और केवल पुरातत्वीय स्रोत है, किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। दूसरे में हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरे में हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है और हमने उनको पढ़ भी लिया है। तो इतिहास का ये 3 विभाजन किया गया है। जब भारत में अंग्रेजों ने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया था, तो उन्होंने भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा था और उन्होंने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश किया। तो इसके लिए उन्होंने जो नाम दिया, हिंदू काल, दूसरा नाम दिया उन्होंने मुस्लिम काल, और तीसरा आधुनिक काल। कहने का अर्थ है कि उन्होंने प्राचीन काल से लेकर 1200 तक ईस्वी तक के काल को उन्होंने हिंदू काल के नाम से बताया, और इसके बाद के काल को, जिसमें कि आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल भी सम्मिलित है, इसको उन्होंने मुस्लिम काल के नाम से संबोधित किया। और जिसमें उन्होंने शासन किया, उस काल को उन्होंने आधुनिक काल का नाम दिया। जब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने इसे फिर से बदल दिया। तो उन्होंने जो इनका नामांकन किया, इसके बदले में प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और तीसरा आधुनिक काल। तो भारतीय इतिहासकारों ने भारत का जो काल विभाजन किया है, वो इस आधार पे किया है: प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। लेकिन अंग्रेजों ने इसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल के नाम से जाना था। प्राचीन काल जो है वो लगभग 1200 ईस्वी तक है, हड़प्पा और हड़प्पा के पूर्व से लेकर, और 1200 ईस्वी से लेकर लगभग 1757 यानी कि पलासी के युद्ध तक का काल जो है वो मध्यकालीन काल है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वो आता है। इसके बाद का काल 1757 से अब तक
ये आधुनिक भारतीय इतिहास हुआ। तो हमने इतिहास की परिभाषा, इतिहास का काल निर्धारण आदि विषयों के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि प्राचीन भारत को किन अध्यायों में बांटकर अध्ययन किया जाए। प्राचीन भारत हड़प्पा से लेकर या हड़प्पा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का इतिहास है। कहने का अर्थ है कि हड़प्पा काल से पहले जो भी पाषाण युगीन संस्कृति थी, उसके बाद से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। तो इसे हम जो पढ़ेंगे, तो इसे हम लगभग 10 से 12 सेक्शन में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो कालक्रम है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। इसके बाद फिर भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ बुद्धों, जैनों, आजीविक संप्रदाय के साथ, उसका अध्ययन हम करेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन, इसी के अंतर्गत हम बौद्ध, जैन और आजीवन, बौद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे हम महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय 16 महाजनपद। इसी में से फिर हम मगध का विस्तार देखेंगे कि मगध ने कैसे 16 महाजनपद पे श्रेष्ठता हासिल की। और इसके साथ ही हम चले जाएंगे अपने 5वें टॉपिक मौर्य काल में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आरंभ होता है।
323 ईसा पूर्व में और 184 ईसा पूर्व में ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे, जिसमें कि कौन वंश है, सिमुक वंश है, सातवाहन वंश है, इन सभी वंशों के बारे में जानेंगे। ये लगभग 184 ईसा पूर्व से लेकर गुप्त वंश के उदय तक लगभग 300 एडी तक का इतिहास होगा। इसके बाद फिर एक बड़े महाशक्ति का उदय हुआ गुप्तों के रूप में। तो हम इसके बाद गुप्तों का अध्ययन करेंगे। जो गुप्त काल है वो लगभग 319 ईस्वी से वास्तविक तौर पर आरंभ होती है और ये लगभग 550 ईसा पूर्व तक चलती है। गुप्तों के बाद हम गुप्तोत्तर काल की ओर जाएंगे। जिसमें हम मुख्य रूप से हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के काल में जो भी युद्ध हुए, हर्षवर्धन के द्वारा किए गए कार्य, उनके बौद्ध धर्म अपनाने की क्रिया, इन सब को हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में। इसके बाद एक अध्याय हम दक्षिण भारत का पढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को, इसके अलावा वहाँ जो भी चेल, चोल, पांड्य राज्य थे, उन सब राज्यों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत तथा अंत में हम बंगाल में उदय हुए पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश। तो आज मैंने बस आपको ये बताया कि हम जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे, जिसमें हमने हड़प्पा से शुरुआत की। हालांकि ये इतिहास जो है वो हड़प्पा के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल हड़प्पा से स्टार्ट करूँगा। हड़प्पा के बाद मैं वैदिक सभ्यता में जाऊँगा। वैदिक सभ्यता होते हुए हम महाजनपद में जाएंगे और उसी समय हम बुद्ध, जैन और आजीवक संप्रदाय को पढ़ेंगे। फिर मगध के उत्कर्ष के साथ हम मौर्य साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। मौर्य के बाद फिर हम मौर्योत्तर काल में जाएंगे। मौर्योत्तर काल के बाद फिर हम आगे गुप्त काल में जाएंगे, जिसमें हमें समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि को पढ़ना है, स्कंदगुप्त को पढ़ना है। फिर हम हर्षवर्धन की ओर जाएंगे और फिर आखिरी में हम दक्षिण भारत और पाल वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो इस तरह ये हमारा पूरा शेड्यूल होगा, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। लगभग 1 महीने के अंदर ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।